अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल तक हमने साइंटिफिक नोटेशन, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एरर्स की। तो बच्चों, एरर्स तीन वजह से हो सकते हैं। या तो इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि कोई बंदा तजर्बाकार नहीं है और वो अगर एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाए तो एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग इज़ रॉन्ग मेथड, अगर वो मेथड सही इस्तेमाल नहीं करता, अगर वो सही से कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करता या एक्सपेरिमेंट करने में कोई ख़राबी कर दे, तो रॉन्ग मेथड की वजह से एरर कॉज हो सकता है। और तीसरी चीज़ फॉल्टी एपरेटस, कि अगर एपरेटस के अंदर खुद उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर हो, कोई फॉल्ट हो एपरेटस की बनावट में, जिन लोगों ने एपरेटस को बनाया अगर उन्होंने सही से नहीं बनाया तो भी एरर कॉज हो सकता है। अब एरर की दो टाइप्स है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इज कॉज्ड ड्यू टू सिस्टम, ये सिस्टम की वजह से होता है, ये फॉल्टी एपरेटस की वजह से होता है। और सिस्टम में या एपरेटस में फॉल्ट कैसे आ सकता है? ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब आगे हम इसको आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाएंगे, लेकिन अब तक ये याद रख लें कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो फॉल्टी एपरेटस की वजह से होता है, ठीक है, पहली बात। और फॉल्ट किस तरह आ सकता है एपरेटस के अंदर? ज़ीरो एरर की वजह से आ सकता है। और इसकी करेक्शन क्या है? ठीक है, अब हमारे पास ज़ीरो एरर आ गया, अब हम उस इंस्ट्रूमेंट को फेंक तो नहीं सकते ना, अब हमने किसी तरह काम तो चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी ज़ीरो करेक्शन कर देंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, आपने देखा कि उसका पॉइंटर बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं है, उसकी जो नीडल है वो बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं है। अगर नीडल ज़ीरो पे नहीं है, इसका यही मतलब है कि उसके अंदर कोई फॉल्ट है। फर्स्ट कर लें वो तीन आगे है, तो अगर वो तीन आ गया, इसका मतलब कि जो भी आपका वेट होगा वो आपको तीन ज़्यादा दिखाएगी, 3 यूनिट्स आगे दिखाएगी। तो जब आप अपना टोटल वेट करते हो और वो 50 kg आता है, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू तो ना हुई ना ये वेट की। तो वेट की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप उसमें से 3 माइनस कर दोगे। इसी तरह अगर नीडल 3 पीछे है तो उसमें आप 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। सेकेंड टाइप है रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर की कोई ख़ास वजह नहीं है। जब आप रिपीटेड मेजरमेंट लेते हो, आप जी की वैल्यू निकाल रहे हो 9.8, आप रिपीटेड मेजरमेंट लेते हो, आपके पास वैल्यू आती है 9.7, 9.5, 9.6, 9.8 आएगी कभी, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता ये वैल्यू जो है वो क्यों वेरी कर रही है, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता, ये अननोन रीजंस की वजह से वेरी करती है। लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है इस एरर को बाय टेकिंग एन एवरेज। अब एग्जांपल में देखिए, इन्होंने आपको किसी चीज़ का मैथ दिया हुआ है 12.3 kg, आपने सेकंड टाइम उस चीज़ की वैल्यू फाइंड की, उसका मैथ फाइंड किया तो आई 12.4 kg, थर्ड टाइम फाइंड किया तो 12.5 kg। अब इस चीज़ को हमने रिड्यूस किस तरह करना है? ये रैंडम एरर है जिसकी कोई रीज़न नहीं है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया लेकिन वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हैं, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय टेकिंग एन एवरेज। अब हम एवरेज किस तरह लेते हैं? एवरेज हम इस तरह लेते हैं कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट है, हमने उन सब मेजरमेंट्स को हमने ऐड करना होता है, जैसे 12.3 प्लस 12.4 प्लस 12.5, और डिवाइड कर देना होता है बाय द नंबर ऑफ रीडिंग, जितनी रीडिंग है। अब यहाँ पे कितनी रीडिंग्स हैं? 3 रीडिंग्स हैं, तो हमने इन सब को ऐड करके डिवाइड कर देना है 3 पे, तो 12.4 इज़ द आंसर। 12.4 हमारे पास एवरेज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पे हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। वैसे डिक्शनरी में तो इन दोनों का मतलब सेम सेम होता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कितनी कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है, कितना उसके अंदर एरर कम है, ये मतलब होता है। लेकिन जब हम फिज़िक्स की टर्म्स में बात करते हैं तो प्रिसीजन का मतलब होता है लेस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी लीस्ट काउंट को कहते हैं बच्चों। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस रीडिंग में हमारे पास लीस्ट काउंट कम हो, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, वो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन इज़ मोर प्रिसाइज, इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है? मीटर रूल का लीस्ट काउंट देखें, वो 0.1 सेंटीमीटर तक की छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी वो 0.01 सेंटीमीटर तक की छोटी से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है।
उसके बाद आ जाता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर की छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो इनमें से जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर करेगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू और एरर से कम वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा आपके नज़दीक? स्क्रू गेज, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। और प्रिसीजन का मतलब होता है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो कितना ज़्यादा करीब है। अब देखो, आप एक इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू लेते हो, ठीक है, वो वैल्यूज़ आप उस एक इंस्ट्रूमेंट से लोगे तो वो वैल्यूज़ उसी के ज़्यादा करीब लाया करेंगी ना। तो जिस तरह यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि एक ही स्पॉट पे ज़्यादा सारे तीर लगे हुए हैं, तो प्रिसीजन को मोस्टली इसी तरह सिम्बोलाइज किया जाता है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से कितना करीब है एक दूसरे के। सेकंड पे आ जाते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी रीडिंग की तब पता लगती है जब उसके अंदर लेस परसेंटेज अनसर्टिनिटी हो, यानी लेस एरर हो। परसेंटेज अनसर्टिनिटी को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात जान लें कि इसका मतलब होता है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी जो एक्चुअल वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं उसके कितना करीब है मेजर्ड वैल्यूज़, जो एक्चुअल वैल्यू है। नीचे एग्जांपल में देखें, अगर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड और आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और आपके पास वैल्यू आती है 9.7, 9.5, 9.2, 9.6, 9.0, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी? जो जी की जो एक्चुअल वैल्यू है 9.8 उसके ज़्यादा करीब है। तो इनमें से देखें जी की वैल्यू के ज़्यादा करीब कौन सी है? 9.7। 9.7 ज़्यादा करीब है ना एज़ कम्पेयर टू 9.6, 9.5, है ना। और 9.0 तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो 9.7 इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक्यूरेसी की भी डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई है, जो बिल्कुल मिड की वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, उसके उसी के सारे इर्द गिर्द सारे तीर गिरे हुए हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टिनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।